हेलो बच्चों। तो आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं और इस पेंडेमिक में जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोग बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। परीक्षा हो ना हो इस बात का केयर मत कीजिए। आप लोग सेल्फ स्टडी और प्लस जो भी कहीं से कंटेंट मिलता है आपको आपके हेल्प के लिए उसका यूज करके यूटिलाइज करके आप लोग अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपका एग्जाम हो ना हो ये बात अलग है। अगर हो सकता है चौथी लहर, पांचवी लहर, 10वीं लहर आ जाए, आपका एग्जाम ना हो, बट आप पास भी कर दिए जाएं। बट आप ये सोचिए, आप पास तो हो जाएंगे बट आपके पास कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, तो फिर आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उसे कैसे क्रैक कर पाएंगे? आप जीवन में क्या कर पाएंगे? क्या आपके लाइफ में कभी 10th फिर से आएगा? नहीं आएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पढ़िए। चलिए, तो हम लोग लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़े थे वो था लेक्चर 3rd, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे। तो ओम्स लॉ में हमने देखा था जो फार्मूला आया था वो आया था V = I × R, जहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर था। कंडक्टर का क्या था? रेजिस्टेंस था। और R की जो यूनिट थी वो क्या थी? SI यूनिट ओम थी। वैसे तो इसकी यूनिट ऐसे भी हो सकती है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, बट जो इसकी SI यूनिट हम लोग लेते हैं वो ओम लेते हैं, जिसका सिंबल ये होता है, इसको पढ़ते हैं ओम, OHM ओम। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को आज ये नहीं पढ़ना है, ये ओम्स लॉ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं लास्ट लेक्चर हमारा देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर कहीं से भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। चलिए, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर से ये जो रेजिस्टेंस है R जो है डिपेंड करता है। ये किन किन चीज़ों पे? कंडक्टर के लेंथ पे, शेप पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, तमाम चीज़ों पे किस प्रकार से ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये बात। ठीक है, तो आइए, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। आज हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल व्यू देखेंगे। लेट हमारे पास एक नाइक्रोम का वायर है और इस एक सर्किट में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक हमने सेल लगा रखा है या फिर सोर्स ऑफ EMF लगा रखा है, एक यहाँ पे की लगा रखा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट P और Q के बीच में एक नाइक्रोम का वायर लगा हुआ है। ठीक है, जिसका लेंथ L है। जिसका लेंथ कितना है? L है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अमीटर लगा रखा है। अमीटर, तो अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। अमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये की को ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो करने लगता है और हमको पता चलता है कि इस नाइक्रोम वायर से, जो कि L लेंथ का वायर है, ठीक है, उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। सर कहेंगे इस कंडक्टर से भी तो फ्लो कर रहा है। यस, इस कंडक्टर से भी फ्लो कर रहा है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि उस कंडक्टर जो कि कॉपर का लगभग बना होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम के मामले में निग्लिजिबल होता है। मतलब नाइक्रोम के रेस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो वी आर नॉट काउंटिंग देम हियर। ठीक है, बस वो कनेक्टिंग वायर्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, जिनका रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर्स बहुत कम है। मतलब जो भी रेजिस्टेंस इस सर्किट का, पूरे सर्किट का होगा, लगभग इस नाइक्रोम वायर का होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। और मान लीजिए हम 5000 में अगर 1 ओम जोड़ भी दें तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये देखा गया कि अगर L लेंथ का कोई वायर है तो उससे करंट अगर जा रहा है, तो मान लीजिए जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, 5 एम्पियर का। लेकिन जैसे ही आपने इसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, मतलब जैसे ही आप इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे अब नाइक्रोम वायर इस सर्किट में 12 लेंथ का आपने ले लिया, मतलब P और Q पॉइंट्स के बीच में 12 लेंथ का वायर जोड़ दिया, नाइक्रोम का ही अभी भी है, और उसकी मोटाई वही रख रहे हैं, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन वही रख रहे हैं। ठीक है, तो 12 रखेंगे तो ये देखेंगे तो पहले बार तो रीडिंग ये आया था, लेकिन जैसे इसकी लेंथ 12 किया, एरिया क्रॉस सेक्शन को सेम रखते हुए, नाइक्रोम का ही मटेरियल लेते हुए, तो ये देखेंगे जैसे लेंथ हम बढ़ाएंगे, देन करंट विल गेट हाफ। करंट यहाँ पर सीधे 2.5 एम्पियर दिखेगा आपको। ठीक है, अब चलिए, ये तो बात हो गई लेंथ पे डिपेंडेंसी की। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट घट रहा है, और किसी भी कंडक्टर में यदि करंट घटता है तो उसका मतलब थोड़ा समझिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = I × R, तो I = V/R।
तो वोल्टेज का सोर्स तो सेम है भाई कि हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया है। चेंज यहाँ पे करंट क्यों घट रहा है, ये तो कांस्टेंट जैसे, ये तो हमने सेम लगा रखा है, मतलब करंट क्यों घटेगा या बढ़ेगा, इफ द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज करंट विल डिक्रीज, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से करंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस 2 गुना हो जा रहा है तो करंट उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने लेंथ बढ़ाया नाइक्रोम वायर का, 2 गुना लेंथ लिया तो करंट आधा हो गया पहले के कंपैरिजन में। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो करंट क्या हो गया होगा, घट गया होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन रहा। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मान लीजिए आप नाइक्रोम ही वायर लीजिए, ठीक है, लेकिन अब लेंथ को कांस्टेंट रखिए। मान लीजिए आपने P और Q पॉइंट के बीच में, P और Q पॉइंट के बीच में L लेंथ का एक नाइक्रोम वायर लिया एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए ये तो फर्स्ट का हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है, इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कोई भी वायर जो होता है अगर उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो सिलेंडर जैसे होता है। ठीक है, तो इसका ये जो मोटाई होता है, ये जो थिकनेस होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पोर्शन होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो एम्पियर को भी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोगों को एक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस फार्मूले में। ठीक है, ए से एम्पियर नहीं होता है, करंट को हम लोग हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अब देखा गया कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया गया, लेंथ को सेम रखा गया, नाइक्रोम का ही वायर लिया गया, तो इसमें करंट मान लीजिए, करंट को हम लोग दूसरा डाटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब करंट इसमें मिला 10 एम्पियर था, पहले 10 एम्पियर था जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। बट जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने 2 ऑफ ए किया, मतलब ट्वाइस ऑफ ए किया, 2 गुना कर दिया भाई, 2 गुना कर दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ही हमने 2 गुना कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो ये देखा जाता है कि नाउ दिस करंट बिकम्स 20 एम्पियर, मतलब इनिशियल का 2 गुना हो गया। मतलब क्या, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना किया और इधर करंट 2 गुना हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से करंट 2 गुना हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे है। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे है, तो रेजिस्टेंस नीचे है भाई, तो रेजिस्टेंस यदि घटेगा तो करंट बढ़ेगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने यदि इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस घटा, और रेजिस्टेंस घटा तब जाके करंट बढ़ा। क्लियर है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और करंट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ रूल्स बनाए गए एक्सपेरिमेंटली, मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये सारी बातें देखेंगे और कुछ रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से एक चीज क्लियर हो जाती है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, पहला देखिए, तो पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर्स में लिख लेते हैं। पहला फैक्टर क्या है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ रहा था तो करंट घट रहा था, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, देखिए करंट घट रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लेंथ को हमने बढ़ाया तो करंट घटा, और करंट क्यों घटा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, मीन्स रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। करंट डबल क्यों हुआ होगा, करंट क्यों ज्यादा हुआ होगा, बिकॉज I इक्वल टू V बाई आर से, V तो कांस्टेंट है, हमने जो सोर्स ऑफ EMF लिया है। अब देखिए यहाँ पे तो R घटा होगा तब न जाके करंट बढ़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में R है। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा,
एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब एरिया और रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ये चीज देखा गया। तो ये फैक्टर्स हैं। नाउ इफ यू कंबाइन दिस टू फैक्टर्स देन वी गेट दैट, अगर हम इनको कंबाइन करें, कंबाइनिंग दिस टू, हमको क्या मिलेगा बताइए? हमको ये मिलेगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, जहां पे A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, वायर का लेंथ। अब चलिए R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो फिजिक्स में आप जानते होंगे कि जहां पर भी ये सिंबल आता है प्रोपोर्शनलिटी का, जिसे सिंबल कहते हैं, ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आता है वो जब भी हम इसको इक्वल से रिप्लेस करते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। तो R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हियर एंड L/A। ओके, इसी कांस्टेंट को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, जिसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, आर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नॉन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो रो क्या है हमारा? ये रो कैसे? हाँ, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नॉन एज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर को हमने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप लोग ये आपके दिमाग में फार्मूला रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। R इक्वल टू L/A। 10th के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ना, अगर हम 50 बच्चों में से पूछ देना तो पता चलता है कि ये 30 बच्चे बताते हैं, 20 बच्चे इस फार्मूले में भी गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट दिस फार्मूलाज एंड दिस फिजिक्स ऑल्सो। वो उनको इस फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कृपया करके वो महाशय लोग भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। रो को हमने बोला रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। नाउ ये रो जो है ये किन बातों पर डिपेंड करता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो डायमेंशन तो आप लोग को पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। हम लोग बस यूनिट की बात करेंगे। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो डायमेंशन के बारे में सोचेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर देखा जाए, रो को हमने बोला रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये है आपकी रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। चलिए रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो रो है और जो आर है, दे बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रो एंड आर, रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर रो और आर तो एक ही है, रो ही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस अलग है, रेसिस्टिविटी अलग है, ठीक है। रो एंड आर बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और टेम्परेचर बढ़ता है तो दोनों की वैल्यू कंडक्टर के लिए बढ़ती है, ठीक है। और रो एंड आर बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर हम कंडक्टर के रो और आर की बात करें तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर की भी रेसिस्टिविटी होती है, बट वो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो उसके बारे में अभी सोचना भी नहीं, अभी आप लोगों के बारे में वो सब आएगा 11th 12th में आएगा चीजें, तो 12th में आप लोग पढ़ लीजिए, बट फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउ यूनिट ऑफ रो, ओके, वन थिंग मोर, रो इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर, लेकिन ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है रो, ठीक है। अब आइए, जो रो होता है उसे बोल रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या नेचर ऑफ द कंडक्टर। जो आर है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब रो पे भी डिपेंड करता है। बट जानिए, अब थोड़ा सोच जानिए, रो इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी अगर किसी भी चीज की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो वो चेंज नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम कंडक्टर को छोटा बड़ा काट के उसका शेप बदल दें, उसमें चेंजेज आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे कोई उसके बारे में सोचना भी नहीं है अभी। बट यार जान लीजिए कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट किसी भी मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लीजिए कि हमने कॉपर का वायर लिया, एक वायर 1 मीटर का है, दूसरा वायर 2 मीटर का है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी अगर वो सेम मटेरियल से बने हैं। फिर दूसरी चीज, अगर 2 नाइक्रोम वायर लें, एक छोटा लें एक बड़ा लें, अगर हम पूछ दें कि इसमें रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इट डज नॉट डिपेंड, रेसिस्टिविटी के बारे में बात हो रही है भाई। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर बोल रहे हैं फिलहाल, ये किसी मटेरियल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। रो जो है किसी भी उसका शेप एंड साइज बड़ा छोटा होने, टेढ़ा मेढ़ा होने से रेसिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, रेसिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब आते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए, अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। कॉपर की अलग होगी, सिलिकॉन की अलग होगी, जर्मेनियम की अलग होगी जो कि सेमीकंडक्टर हैं, कोई रबर है उसका अलग होगा, वुड है उसका अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। जो कि हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी होती है और मेटलाइट्स की, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं, मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर से मिलकर बने हुए, तो उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के रेंज में होते हैं। मतलब कंडक्टर और मेटलॉइड्स, मतलब मेटल्स और मेटलॉइड की जो रेसिस्टिविटी होती है इसी के बीच में लाई करती है। इसी के बीच में लाई करने का मतलब क्या है, हो सकता है कोई कॉपर ले ले, तो कॉपर कैसे हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1.2 ही फैक्टर है, हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, बुक में ऑलरेडी पूरा ये डाटा दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में देगा तो वो देगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये ओम मीटर क्या है, ओके, हम उसी पे आते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर रो की यूनिट क्या है, तो देखिए अगर रो की यूनिट निकाली तो रो के फार्मूले पे जाएंगे, R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहां से रो हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RA/L। R की यूनिट हम लोग जानते हैं कि R की यूनिट जो होता है ओम होता है, ओम, ठीक है। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई एरिया का मीटर स्क्वायर ये ना होता है, लेंथ इंटू विड्थ या फिर लेंथ इंटू लेंथ का L स्क्वायर का एरिया, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। एरिया को मीटर स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं एसआई में, और लेंथ को मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो रो की यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो, दिस विल बी इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ठीक है ना। तो ओम मीटर ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ आर एसआई यूनिट ऑफ रो, ओम मीटर। क्लियर है बच्चों, चलिए
तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस किया जाए, चलिए आइए। तो कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले एक इजी क्वेश्चन उठाते हैं जो कि ओम्स लॉ पे बेस्ड है। चलिए ओम्स लॉ अपना इसी पे एग्जाम्पल नंबर 12.6, आप लोग पास किताब होगा ना एनसीईआरटी का, तो उससे देख लीजिएगा, उसको करा देते हैं जो रेफरेंस क्वेश्चन, एंड देन हम लोग जो एक्सरसाइजेस का भी क्वेश्चन कर लेंगे आज ही अभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.6 कह रहा है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एक वायर है जिसका लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, वो है 4 ओम की, 4 ओम की है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखिए क्या पूछ रहा है कि दूसरे वायर का, मतलब अनदर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए हमने आर डैश मान लिया कि अनदर वायर का रेजिस्टेंस आर डैश है, वो हमको पता करना है। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का, हैविंग लेंथ l/2। इस वायर जिसका रेजिस्टेंस पता करना है नए वायर का, इसका लेंथ दिया है l/2, मतलब पहले की लेंथ का आधा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2a है। कितना है? 2a है, मतलब पहले का 2 गुना है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सीधे हम फार्मूले पे आएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूले पे आएंगे तो देखिए क्या होता है, फार्मूला हम लोग कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इक्वल टू रो l/a। ओके, तो पहले मान लीजिए, पहले रेजिस्टेंस या फिर ओल्ड वायर का, ओल्ड जो वायर था उसका रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू रो l/a, क्योंकि लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और R की वैल्यू कितना दिया है? 4 ओम। तो 4 यहाँ पे रख देंगे, ओम नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि ओम होता है, रो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए रो l/a, मतलब रो l/a की जो वैल्यू आ गई, दिस इज 4 ओम। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो l/a दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब चलिए, तो ये 4 ओम यहाँ पे लिख लिया। अब आर डैश के बारे में लिखते हैं, न्यू रेजिस्टेंस, मतलब नए वायर का रेजिस्टेंस, न्यू वायर। तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? आर डैश। तो आर डैश को क्या लिखेंगे? देखिए रेसिस्टिविटी तो पहले जैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ सेम मटेरियल इज सेम। तो यहाँ पर भी रो लेंगे, रो, बट यहाँ पे जो लेंथ लेंगे, नया लेंथ लेंगे l/a डैश। तो रो l डैश की जगह पे l/2, नया लेंथ l/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a डैश, नया एरिया, ट्वाइस ऑफ a। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 नीचे आ जाएगा, 2 जब 4 नीचे आ जाएगा, दैट इज 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा रो l/a। बट वी नो दैट दिस रो l/a इज 4 ओम। नाउ वी विल प्लेस दिस वैल्यू हियर। तो हमको मिलेगा क्या? r डैश इक्वल टू 1/4 इंटू, इसके प्लेस पे हम ये रखेंगे, यहाँ से लाकर ये रख देंगे इसके प्लेस पे, पूरे बॉक्स में जो है, दैट इज 4। तो 4 से 4 कैंसिल, हमको मिलेगा 1 ओम। तो देखा आपने कितना इजी है। तो नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ओनली 1 ओम होगा। क्लियर है? ओके। देखिए अगर आपको लग रहा है कि स्पीड कम है, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि उसको क्लिक करेंगे, प्लेबैक की स्पीड 1.5 2 जितना भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आराम से समझना चाहिए, खाना आराम से खाना चाहिए, नहीं तो पछता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी में एक क्वेश्चन और है। एग्जाम्पल नंबर 12.5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12.5, मतलब इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल जिसको हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। 12.5। तो देखिए
एग्जाम्पल नंबर 12.5 में दिया है रेजिस्टेंस ऑफ ए, देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 26 ओम, मतलब 26 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो टेम्परेचर दिया हुआ है कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह है 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, अब वायर का डायमीटर दे दिया है, डायमीटर डी 0.3 mm मिलीमीटर में दिया है। व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हमसे पूछ रहा है कि भाई रेसिस्टिविटी अब बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, यूजिंग टेबल प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, जो इस बुक में टेबल दिया हुआ है उस टेबल को इस डाटा से मैच कीजिए, जो रो की वैल्यू आएगी और बताइए वो कौन सा मेटल है। तो आइए पता करते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल टू, ये पता करना है रो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, तो हम रो को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि रो को पता करना है, रो इज इक्वल टू RA/L। लुक हियर, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम थोड़ा पता कर लेते हैं। देखिए पहले डायमीटर है, तो डायमीटर 0.3 mm है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया भाई, तो डायमीटर पता है तो एरिया भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग एरिया को अलग पता कर लेते हैं, यहाँ पर पता कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया होता है एरिया ऑफ द वायर, कोई भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये होता है πr², इसी एरिया को पता करना है। तो πr², तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, या फिर चाहें तो आप लोग 22/7 भी लिख सकते हैं। तो हम 3.14 लिख लेते हैं इनटू आर का मतलब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक है, तो यहाँ पे d/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा d²/4, d/2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा। अब देखिए d की वैल्यू रख देंगे 0.3, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे तो हम रख देंगे यहाँ पे 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई व्हाट 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁶, तो 3.14 इंटू 0. देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4। देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग मीटर स्क्वायर एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी जो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू कितनी है। चलिए तो आर की वैल्यू इतनी आ गई, आर की वैल्यू मान लीजिए कि कुछ आ गई, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा आर की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। तो ओके बच्चों, तो देखिए इसका कैलकुलेशन करने पे ये आ रहा है 0.0706 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो इजीली आप लोग घर पर बैठ के थोड़ा सा मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा। अब आइए, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और एल ऑलरेडी दे रखा है तो रखिए यहाँ पे, तो रो की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितनी, आर की वैल्यू कितना दिया है 26 इंटू ए का मतलब 0.0706। ओके, आप चाहें तो ये 6 हटा भी सकते हैं, इंटू देखिए इंटू कुछ है, इंटू क्या पे है 10⁻⁶, दिस डिवाइडेड बाई लेंथ मतलब 1 मीटर, तो भाई 1 यहाँ पे रख दिया ऑलरेडी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, आवर रिजल्ट विल बी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओके, तो कैलकुलेशंस
इजी मतलब कि नहीं होते हैं, बट आपको इजी क्या होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में गुणा भाग घटाना मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है ना, तो हो जाएगा इजी, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ना लगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी थिंग। फार्मूला याद होना चाहिए, इसका यूटिलाइजेशन यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हो तो। ठीक है, नहीं तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ये पूछ रहा था ये कौन सा मटेरियल है, तो बताइए कौन सा मटेरियल है। तो ये अगर हम लोग टेबल से देखें, तो टेबल से देखने पे ये पता चलता है कि ये मैग्नीज का, जो मैग्नीज है, मैग्नीज के मटेरियल से मैच कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, टेबल से इसका डाटा मैच कर लेंगे। हाँ भाई मैग्नीज के बराबर है, ठीक है, तो ये मटेरियल कौन सा है, मैग्नीज है। चलिए हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं। अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये आगे आएंगे लेकर। अब इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इस पे कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लेकर पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर सारे क्वेश्चन एक करके करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, होप कि आप लोग पढ़ेंगे।